महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू पहुंचे धमतरी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर की चर्चा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं महासमुंद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और दुर्ग लोकसभा के पूर्व सांसद रहे ताम्रध्वज साहू को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज पहली बार ताम्रध्वज साहू धमतरी पहुंचे, जहां उनका जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की भेंट मुलाकात। महासमुंद सीट से लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए विश्वास जताने को लेकर उन्होंने शीर्ष नेताओं का आभार जताया और उनके भरोसे को कायम रखने की बात कही। इसके बाद ताम्रध्वज साहू ने कार्यकर्ताओं से साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। कि दोनों स्तर पर होता है, केंद्र स्तर पर भी मेडिकल कॉलेज के स्वीकृति होता है और राज्य स्तर पर भी होता है। चुनाव जीतने के बाद आएंगे, लोगों से मिलेंगे, आम जनता से भेंट होगी, आप लोगों से भी भेंट होगी, क्योंकि आम जनता और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों के पास होती है जानकारियाँ, क्योंकि हर व्यक्ति आता है अपनी समस्या लेके और प्रेस में जाता है या कहीं, तो आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी मिलेगी। और मेडिकल कॉलेज के लिए जितना जहां जहां जो संभव होगा मेहनत करने का राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, वो मैं पूरी तौर पर कोशिश करूंगा। दोनों पक्ष के लिए बहुत सारी जमीनें पिछली सरकार ने दी है, लेकिन उद्योग धंधे लग नहीं रहे, तो वो जमीनें दोबारा वापस हो जाएगी क्या? इसके लिए कुछ विचार हो सकता है? हमारी सरकार थी अभी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो इंडस्ट्री के लिए बस्तर में आप सबको मालूम है काफी जगह दिया गया था। इंडस्ट्री खुला नहीं था तो सारी जमीन हम लोगों ने वापस लिया और जो जमीन के मालिक थे उन सबको वापस किया। इंडस्ट्री आवश्यक भी है बेरोजगारी दूर करने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। जहाँ जिस चीज की जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप सबसे चर्चा करके हम लोग काम करेंगे। आप जब से लोकसभा के प्रत्याशी बने तब से धमतरी जिले में ये चर्चा हो रही है कि धमतरी और महासमुंद में कोई प्रत्याशी नहीं है क्या? मैं अभी कह रहा था कि इस प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, एक प्रकार से अफवाह की श्रेणी में आता है। मेरा मानना है कि महासमुंद एक ऐसा बढ़िया क्षेत्र है जहाँ ये हाई प्रोफाइल सीट है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र आपका मैं बहुत समय से देखते आ रहा हूँ। माननीय विद्याचरण जी शुक्ल रायपुर में रहते थे, लेकिन महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के 6 बार सांसद बने। पुरुषोत्तम कौशिक जी भी रायपुर में रहते थे और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद यहाँ की जनता ने निर्वाचित किया। श्यामाचरण शुक्ल जी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। आदरणीय अजीत जोगी जी भी रायपुर रहते थे, लेकिन यहाँ के सांसद निर्वाचित हुए। तो यहाँ की जनता निर्वाचित करती है बड़े बड़े फिगर को। हालांकि मैं उनके जैसा बड़ा फिगर तो नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, पर यह अवसर मुझे मिला है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की, धमतरी क्षेत्र की जनता की सेवा करने का। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व में मुझे अवसर दिया है और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा यहाँ अच्छे से अच्छा रिश्ता बना सकूँ, सबसे मिलजुल सकूँ, आपस में भाईचारा समरसता का वातावरण बना सकूँ, सबको सुख शांति मिले, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सामान्य सीट महासमुंद ओबीसी फैक्टर से दोनों ही दलों ने प्रत्याशी घोषित किया, क्या ओबीसी फैक्टर माना जा रहा है इसमें? नहीं, ऐसा बात नहीं रहता। देखिए, सामान्य सीट में SC ST को भी लड़ा दिया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको ओबीसी सीट माना जाए, ऐसा कोई बात नहीं। तो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव मुद्दे तो जो केंद्र की वर्तमान जो सरकार है उन्होंने 10 साल में जो काम किया है उसमें जो जनहित में जो काम उन्होंने नहीं किया, केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग हुआ है, जनता से किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया, ये हमारा एक बड़ा बात होगा। जैसे आप जानते हैं केंद्र की वर्तमान सरकार शुरू 10 साल पहले जब वो चुनाव मैदान में आए तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया डालेंगे, कहीं पर भी कोई बात आई नहीं। हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहीं पर कोई 10 साल में वो बात आई नहीं। इतने सारे वादे उन्होंने किए थे 10 साल के, उसका हमारा इशू होगा। दूसरा,
माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो 5 साल में हम लोगों ने काम किया है वो जनता के सामने हम लोग रखेंगे, चाहे वो किसान के कर्जे की माफ की बात हो। हमारा इतना इशू हम लोगों ने किया है, काम किया है, अच्छे काम 40-50 अच्छे काम हम लोगों ने किया है, वो जनता के सामने रखेंगे। और डॉक्टर रमन सिंह की पिछले 15 साल की सरकार में जो वादे किए थे, आदिवासियों को जर्सी गाय देने का, कर्जा माफ करने का, बहुत सारी चीज है। दोनों पक्ष है। एक बीजेपी ने जो वादे किए केंद्र में, राज्य में, जिसको पूरा नहीं किया, उसको लेकर जनता के सामने जाएंगे। पिछले 5 साल में हमारी सरकार में हम लोगों ने जो अच्छे काम किए उसको लेकर के जनता के सामने जाएंगे। चुनाव के समय जब इन लोगों ने कहा, सबसे बड़ी गलती तो ये थी फार्म भराना, आचार संहिता का उल्लंघन। घोषणा हम लोग भी करते हैं, जैसे 5 साल पहले हम लोगों ने कहा संकल्प पत्र में हमारी सरकार बनी तो किसान का कर्जा माफ करेंगे, हमने किया। उनको भी कहना था कि हमारी सरकार बनी तो हम 1000 रुपया महीना देंगे, सरकार बनी दें, ये सिस्टम है। लेकिन उनने फार्म भराया, मतलब वोट खरीदने की कोशिश की। आचार संहिता में शुद्ध रूप से अगर सोचें तो बहुत गलत है। आचार संहिता के खिलाफ इस पर होना चाहिए, पर नहीं हुआ, अलग बात है। और उस समय उनने कहा था कि हम हर महिला को 1000 रुपया महीना देंगे। हर महिला शब्द है, उसमें शादीशुदा या 18 साल, 21, अब कह रहे हैं 21 साल। तो हमारे सरकार का वैधानिक रूप से कोर्ट का नियम है 18 साल की लड़की की शादी वैधानिक है, 21 साल का लड़का। तो 18 साल की उम्र में जिस महिला की शादी हो गई तो विवाहित महिला होगी, तो आप 21 साल क्यों कह रहे हो उसको? मतलब आप पैसा पूरा देना मत पड़े इसलिए कट ऑफ कर रहे हैं। संविदा में है नहीं देंगे, पेंशनर है नहीं देंगे, नौकरी पेशा है नहीं देंगे। तो इस प्रकार से बात सर, विधानसभा जीत के लिए राम जो है चुनाव का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, लेकिन आज भगवान राम जो है चुनाव का मुद्दा है। राम पर आपका स्टैंड क्या है? मैं समझता हूँ भगवान राम को चुनाव के समय या चुनाव के मुद्दे के रूप में नहीं लेना चाहिए। वो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, और उसको चुनावी मुद्दा कभी भी नहीं बनाना चाहिए। ये मेरा विनम्र मानना है, क्योंकि